हाय फ्रेंड्स, सो ये रहे आपके सामने सीएस प्रोफेशनल डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स। अभी अमेंडमेंट जो है ये मैं कंबाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, बिकॉज 80% चैप्टर्स आर सेम। ओल्ड के लिए 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा है। तो ये जो पहला इंडेक्स है ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है एंड जो सेकेंड इंडेक्स है वो न्यू सिलेबस वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको जो जो चैप्टर्स है अकॉर्डिंगली आपको अमेंडमेंट्स देखना है। अब अमेंडमेंट देख रहे हैं मतलब ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। सो दिस इज द इंडेक्स फॉर ओल्ड सिलेबस, दिस इज द इंडेक्स फॉर न्यू सिलेबस। मैं एक ही लेक्चर में मतलब एक ही इसमें सभी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपका न्यू सिलेबस है तो आपको देखना है चैप्टर 2 to 7 एंड ओल्ड सिलेबस है तो आपको 1 and 8 भी एक्स्ट्रा देखना है। तो ओल्ड वालों के लिए 8 देखना है। हाँ, मेन थिंग इस बार ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, है ना, इतने सारे अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। चलो, तो पहला जो बेसिक अमेंडमेंट्स है, टैक्स रेट्स में क्या क्या चेंज हुआ है ये जस्ट मैं कवर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये आपको कहाँ पे लगेगा? अपने को चैप्टर है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे ये रेट्स आपको काम को आएंगे। तो बेसिकली टैक्स रेट में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे अगर आप रेसेंट हो जिनका एज बिलो 60 है, HOF, AOP, BOI एंड AJP, उनके लिए वही स्लैब्स है। अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये 2.5 लाख का 3 लाख होगा एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये कितना होगा? 5 लाख होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो स्लैब्स है दोज आर रिमेन अनचेंज्ड। सरचार्ज के रेट्स जो आपने पढ़े थे वो एज इट इज़ ही है। आपने December 20 एग्जाम के लिए जो पढ़े थे वो एज इट इज़ ही है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, अबव 2 करोड़ 25%, अबव 5 करोड़ 37%। बट सरचार्ज में एक नीचे अमेंडमेंट हुआ है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये तो एग्जिस्टिंग है ही, प्लस नाउ देयर इज अमेंडमेंट इन सरचार्ज। सो सरचार्ज में अमेंडमेंट हुआ है बट उन्होंने बेसिक रेट्स को हिला नहीं, वो एज इट इज़ ही है। तो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स है एंड जो अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो 4% एज इट इज़ है। तो आप देखेंगे तो आपने दिसंबर तक जो पढ़ा था उसमें कोई देखा जाए तो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। सरचार्ज में नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी। अभी उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। कुछ खास इनकम के लिए सरचार्ज का रेट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना। जो मैंने हाईलाइट किया 3 इनकम के लिए, डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A एंड 112A। नाउ इन 3 इनकम के लिए, कौन से 3 इनकम? डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A, ये क्या है सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसपे STT पेड। सेक्शन 112A क्या है? वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर STT पेड। इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि मैक्स सरचार्ज 15% होगा। जैसे अपन ने पढ़ा है कि 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% लगता है, 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% लगता है। इन 3 इनकम के लिए मैक्स सरचार्ज रेट 15 के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कम हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्स 15 है। आई एम नॉट सेइंग फ्लैट 15, आई एम सेइंग मैक्स 15। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो ये मैक्स 15% होगा इन तीनों के लिए। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक आइडिया दी, आप अपन डिटेल में पढ़ते हैं। एंड बाकी इनकम के लिए एज इट इज है। अदर इनकम के लिए ऊपर का ही है। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो है ना आपको अभी इसके साथ पढ़ना है। बाकी इनकम के लिए यही रेट्स लगेंगे, लेकिन उन 3 इनकम के लिए मैक्स 15% लगेगा। बाकी के इनकम के लिए अदर देन डिविडेंड 111A, 112A, ये छोड़ के बाकी जो भी इनकम है उसके लिए लग सकता है, लेकिन उन 3 इनकम के लिए मैक्स 15% लगेगा। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, पहले 3 सिचुएशन तक ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होता है। क्या है पहला सिचुएशन? टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस 3 इनकम्स, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम 111A एंड 112A डज नॉट एक्सीड 50 लाख। तो 50 लाख के अंदर तो सरचार्ज अप्लाई होता ही नहीं है। तो ये बिफोर अमेंडमेंट भी नहीं था और आफ्टर अमेंडमेंट भी नहीं है, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर ही है। सिचुएशन 2,
टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है, 1 करोड़ के अंदर है, इंक्लूडिंग, मतलब ये तीनों मिला के, ये तीनों इनकम मिला के इनकम 50 लाख के ऊपर है बट 1 करोड़ के अंदर है, उसमें भी 10% ही है। देन अगेन टोटल इनकम तीनों को मिला के 15% है। तो सिचुएशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों मिला के मैक्स 15% रेट है। कितना है? तो ये एज इट इज है, मतलब अप टू 2 CR। आपको ये अमेंडमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है। अप टू 2 CR जो आपने पहले पढ़ा था वही है। अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख टू 1 CR 10%, 1 to 2 CR 15%, फिर ये इनकम इसी ये तीनों इनकम के लिए वही है। अभी सिचुएशन 4, 5, 6 देखा जाए तो आपके लिए रियल अमेंडमेंट है। ध्यान से सुनना। टोटल इनकम यहां पे बोला एक्सक्लूडिंग, मतलब ये तीनों इनकम छोड़ के अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ से अंदर है, मतलब आपका टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है। देखो क्या बोला है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। टोटल इनकम 3 CR है, मतलब 2 करोड़ के ऊपर है। अभी ये जो इनकम है डिविडेंड इनकम 111A एंड 112A, ये छोड़ के 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब ये 50 लाख रहेगा और जो अदर इनकम है ये 2.5 करोड़ है। सो दिस एक्सीड्स 2 CR। ये 2 CR की क्या है? ऊपर है, ऐसा बोला है। टोटल इनकम तो है, बट टोटल इनकम में ये इनकम छोड़ के बाकी इनकम 2 CR के ऊपर है। तो अभी इस पे तो नॉर्मल रेट लगेगा, इसमें तो अमेंडमेंट 2 करोड़ के ऊपर है तो 25% लगेगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो रेट लगेगा वो 15 ही लगेगा, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया था। तो इन तीनों इनकम के लिए 2 करोड़ के ऊपर भी रहेगा टोटल इनकम। मैं इस इनकम की बात नहीं कर रहा हूं। ये अदर इनकम जो है ये 2 करोड़ के ऊपर है एंड 5 करोड़, ये इस पे ध्यान मत दो। क्या वो वहां पे बोला है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस, ये छोड़ के जो आपका बाकी का इनकम है वो 2 CR से ज़्यादा है और 5 CR से कम है। तो ये इनकम कितना, ये मायने रखता है, इसमें मैक्स 15% ही है। तो ये 10 लाख भी रहेगा तो 15% ही आएगा, बिकॉज दिस इज सिचुएशन 4। 1, 2, 3 में क्या था, टोटल इनकम भी 2 CR से ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा है? तो इस पे 15% लगेगा। ये सिचुएशन 4 आप लिख के रखना, मतलब आपको ईजी होगा वो। तो फोकस अपना इस पे चाहिए। सिचुएशन 4 क्या बोलता है कि आपका अदर इनकम एक्सक्लूडिंग 3 इनकम 2.5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब इस ये इनकम कितना भी हो। इज दिस क्लियर? तो ये अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। टोटल इनकम ये 2 करोड़ के ऊपर है, मतलब टोटल भी 2 करोड़ के ऊपर रहेगा ऑब्वियसली। तो ये डिविडेंड इनकम कितना है उसको इंपॉर्टेंस नहीं है इस सिचुएशन में। नाउ सिचुएशन 5 में ये बस सब कुछ सेम है, ये 5 करोड़ के ऊपर है। टोटल 6 CR है, उसमें से डिविडेंड ये बोला है सिचुएशन 5 में कि आपका जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, ये इनकम हटा के जो आपका बचा हुआ इनकम है, तो 50 लाख हटाने के बाद 6 CR में से ये इनकम है 5.5 CR। तो ये अगर 5 CR से ऊपर है तो इस पे लगेगा वही 37% और इस पे 15% ही लगेगा। कितना लगेगा? 15% ही लगेगा। ठीक है, तो ये है अभी अमेंडमेंट, मतलब ये 3 इनकम का मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 15% के ऊपर नहीं जाएगा। ये बाकी इनकम का एज इट इज रहेगा। इसमें तो अमेंडमेंट है नहीं, बिफोर अमेंडमेंट भी वही था, आफ्टर अमेंडमेंट भी वही है। नाउ
सिचुएशन 6 थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग बोला है। मैं इसको जरा ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है और यहाँ पे इंक्लूडिंग है। पहले दो केसेस में एक्सक्लूडिंग है और यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग है। टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अदर इनकम एक्सीड 2 CR बट इट इज नॉट कवर्ड बाय 4 and 5। मतलब क्या बताओ, ये कंफ्यूजिंग है। मतलब 4 and 5 में कवर्ड नहीं, ऐसा सिचुएशन है। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ सिचुएशन 6, टोटल इनकम 3 CR है, डिविडेंड अच्छा क्या बोला देखो, एक्सीड 2 CR बट इट इज नॉट कवर्ड बाय 4 and 5। 4 and 5 में कवर्ड नहीं, मतलब क्या बताओ। अभी आप बोलेंगे 2 CR के ऊपर है, मतलब वो 4 में भी आएगा एंड 5 में भी आएगा। एंड 2 के ऊपर कितना भी हो सकता है ना, तो 2 के ऊपर है तो अपन ने 2 से 5 CR है तो सिचुएशन 4 है, 5 के ऊपर है तो सिचुएशन 5 है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि नॉट कवर्ड बाय 4 and 5? बताओ क्या होगा। मतलब टोटल इनकम 2 CR से ज़्यादा है, यहाँ पे ये इनकम ज़्यादा है और ये इनकम कम है, ये फर्क है बस। दिस इज नॉट कवर्ड बाय 4 and 5। 4 में ये भी 2 CR से ऊपर था, 5 में ये 5 CR से ऊपर था। सो दिस इज ये थोड़ा समझना क्रिटिकल है। समझा आपको मैंने क्या बोला कि ओवरऑल 2 CR से ऊपर है तो आप बोलेंगे ये तो सिचुएशन 3 से मैच कर रहा है, बट सिचुएशन 3 में अदर इनकम 2 CR से ऊपर बोला है। यहाँ पे बोला है कि ये सिचुएशन में ओवरऑल तो 2 CR से ज़्यादा है, बट ये 4 and 5 में कवर्ड नहीं। मतलब क्या, 4 and 5 में क्या था, अदर इनकम 2 CR से ऊपर था, 5 में अदर इनकम 5 CR से ऊपर था। अदर इनकम मतलब अदर देन 3, तो उसमें कवर्ड नहीं। मतलब क्या, ये जो अदर इनकम है वो 2 CR से कम है एंड ये ज़्यादा है, तो इसमें भी 15% ही लगेगा और इसमें भी 15 ही लगेगा। फिर ये 50 लाख क्यों ना हो, मतलब ये 2.5 CR भी होगा और ये 50 लाख भी हो सकता है। 15% लगेगा क्योंकि ओवरऑल 3 CR है, इसलिए दोनों पे कितना लगेगा आपको, 15% ही लगेगा। सो सिचुएशन 6 नॉट कवर्ड बाय 4 and 5। मतलब यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जो अदर इनकम है वो 4 में कवर्ड नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, 5 में कवर्ड नहीं, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं, मतलब वो अदर इनकम 2 से कम है बट ओवरऑल इनकम 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओवरऑल इनकम 3 CR है, अदर इनकम आपका कम है, अदर इनकम आपका 2 से भी कम है, तो दोनों केस में 15% ही लगेगा आपको। तो दिस इज द सिचुएशन 6। स्लाइटली ट्रिकी है बट आई होप मैंने आपको एकदम लॉजिक के साथ बता दिया है। तो ऐसे ये 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4, 5 एंड सिचुएशन 6। इज दिस क्लियर? ठीक। अच्छा, अभी एक जो अमेंडमेंट हुआ है, ये अल्टरनेट टैक्स रिजिम, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। तो ये अपन बाद में पढ़ते हैं। बाकी रिबेट में मैंने जस्ट रिवीजन के लिए दिया है, अप टू 5 लाख आपको रिबेट मिलता है। अगर आप रेसिडेंट हो, आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे अंदर हो तो आपको रिबेट मिलेगा। एग्जैक्टली 5 लाख है तो भी मिलता है। रिबेट कितना मिलता है, 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। आप बोलेंगे सर हमको ये भी पता है। अभी फिर आप बोलेंगे आप पढ़ा क्यों रहे हो, इस पॉइंट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकली पता होता है ये, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पे बोला है नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या है, GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो नेट इनकम का मतलब ही है टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे अपन टैक्स देते हैं या जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। सो नेट इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। नेट इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, तीनों सेम ही है। तो वो इनकम अगर आपका 5 लाख है उससे कम है तो आपको ये रिबेट मिलता है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अभी आप इसमें पढ़ा क्या रहे, इसमें मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम।
हाँ, मतलब एग्री इनकम कंसिडर नहीं करना है 5 लाख निकालने के लिए। तो एग्जेम्प्ट इनकम नेवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ GTI। आई रिपीट, एग्जेम्प्ट इनकम नेवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ GTI। एग्जेम्प्ट इनकम नेवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ GTI। GTI में खाली 5 वर्ड्स आते हैं, पता उसमें एग्री इनकम आता है कि नहीं। तो एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दो, जो अपन ने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था ना, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्री इनकम वगैरह वगैरह पूरा, वो हटा के लेना है GTI। और GTI में वो आता ही नहीं है, बट मैं आपको एक रिविजन करके दे रहा हूँ। तो एग्री इनकम कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। एंड इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से, ठीक है, ये आपको पता ही है। और आगे जाके ये आपने डबल टैक्सेशन में आपने किया ही है, तो कुछ भी नया नहीं है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, ये वाला अपन ने पहले ये पढ़ा था। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 16-17 का 250 करोड़ या उससे कम है, तो आगे जाके वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ 30% दे कैन पे टैक्स एट 25%। दे कैन पे टैक्स एट 25%। अभी ये लिमिट बढ़ा के 400 करोड़ कर दिया है। तो अगर आपका टर्नओवर कंपनी का 17-18 में 400 करोड़ या उससे कम है, तो आप यू कैन पे टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। ये आगे लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। ये जस्ट बाकी तो 30% एज इट इज़ है। सरचार्ज रेट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो ये तो एज इट इज़ है। खाली इतना एक बस टर्नओवर का लिमिट बढ़ा दिया है, सिंपल अमेंडमेंट है। तो अगर एग्जाम में आपको असेसमेंट ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आता है और उसमें उन्होंने बोला है कि इनका टर्नओवर 17-18 का 350 करोड़ है, मतलब अपन मैट निकालने के लिए 2 इनकम निकालते ना, हाँ, तो इसमें आपको फिर जब भी ऐसा टर्नओवर दिया जाएगा तो आपको 25% टैक्स रेट लेना है। एंड टर्नओवर नहीं दिया तो फिर 30% लेना है। तो ये आप ध्यान में रखना। एंड दिस इज ओनली फॉर डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी के लिए कंपल्सरी 40% है। तो ये अमेंडमेंट अप्लाई कब करेंगे एग्जाम में, काफ़ी बच्चे डाउट पूछते हैं। अगर उन्होंने टर्नओवर दिया तो ही मेरे को पता चलेगा। अभी आप ही बताओ, अगर टर्नओवर नहीं दिया तो मेरे को भी कैसे पता चलेगा कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो इफ इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि इनका टर्नओवर 350 करोड़ है, तो फिर समझना है कि इस पर 25% टैक्स लगाना है। बाकी ये अभी अपना काम करनी छोड़ दो इसको। अदर एसएससी के लिए कुछ अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आप पढ़ लो। ये भी अल्टरनेट टैक्स रिजिम करके नया सिस्टम आया, मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दो। अभी एक नया टैक्स कैटेगरी आया, आपने लास्ट ईयर टीवी पे देखा रहेगा कि सैलरीड लोगों के लिए, मतलब काफ़ी लोग इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2 तरह से अभी टैक्स निकाल सकते हैं। तो ये अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है सेक्शन 115 BAC, ये नया अमेंडमेंट लाया गया है। इससे कुछ लोगों का टैक्स बच सकता है, कुछ लोगों का, मैं बता दूँ कैसे। करेंटली इंडिविजुअल एचयूएफ आर टैक्सेबल एज पर द प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब। प्रोग्रेसिव मतलब जो ऊपर अपन ने पढ़ा। एंड हाईएस्ट स्लैब इज 30% विच इज एप्लीकेबल इफ इनकम एक्सीड 10 लाख। बराबर है, 10 लाख के ऊपर 30% है। सेक्शन 115 ABC हैज बीन इंसर्टेड विद फ्रॉम AY 21-22 टू प्रोवाइड न्यू ऑप्शनल टैक्स रिजिम टू इंडिविजुअल एंड HUF। नाउ दीज आर द न्यू टैक्स रेट्स। आराम से पढ़ लो आप सब लोग, फिर मैं पढ़ाता हूँ। आपके नोट्स में हाईलाइट करो कहाँ पे है। अच्छा, ये नोट्स का नीचे लिंक दिया है ना, चैनल के नीचे लिंक दिया है नोट्स का। चलो फटाफट देखो, पढ़ लो कहाँ का फर्क है। देखो यहां से फर्क हुआ है। अप टू 5 लाख 5% था, 5 to 7.5 अभी 10% हुआ है, जो अपन 20% देते थे। 7.5 to 10 15% हुआ है। 10 to 12.5 20 हुआ है। 12.5 के ऊपर 25 हुआ है। तो 1 2 3 4 10 15 20 25 10 15 20 25 ऐसे 4 टैक्स रेट्स है। तो ये आपके लिए अभी अमेंडमेंट है, मतलब अभी आपको ऑप्शन दिया। मैं पढ़ा था सब, घाई मत करो, आधे घंटे का अमेंडमेंट है ये। तो ये नए रेट्स आए, मतलब आपके पास वो भी ऑप्शन है जो अपन ने पढ़ा है, 5 to 10 20%, अबाउट 20-30%, या फिर ये 5% कम कर दिया है। 7.5 तक 20 की जगह 10 है, 7.5 से 10 तक 20 की जगह 15 है, 10 से 12 अपन जो 30 देते थे वो 20 है, एंड 12 से 15 भी 25 है, एंड 15 के ऊपर 30%। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पशन में 2.5 लाख का है, यहाँ पे इस स्कीम में आपको 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस, इन दिस अल्टरनेट टैक्स रिजिम इट इज 2.5 लाख फॉर एवरी इंडिविजुअल।
तो नॉर्मल स्कीम में जो आपको 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ये बेनिफिट वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट तो कम कर दी है, बट बहुत सारे बेनिफिट छीन लिए हैं। अच्छा सर 87A का रिबेट मिलेगा क्या? यस, वो रिबेट अवेलेबल है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टैक्स ऑन अदर इनकम्स। अच्छा ये अदर इनकम मतलब जो अपने स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम है ना, उस पर एज इट इज होंगे। कौन से? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, जो अपन ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम, उस पर एज इट इज होंगे। जो सेक्शन 110 to 115 BBG, अभी अपन ने सब नहीं पढ़े, बट अपन ने 111A पढ़ा है, 112A पढ़ा है, 115 लॉटरी पढ़ा है। सो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का 30% रहेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो आपने पढ़ा है 10%, शॉर्ट टर्म के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10%, वो एज इट इज रहेंगे। तो ये रेट स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए अप्लाई नहीं होंगे, जो नॉर्मल केस में भी नहीं होते, वो यहाँ पे एज इट इज है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। बट नाउ दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। जैसे टैक्स रेट्स कम हो गए लोग खुश हो गए, बट ये खुशी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आपको इतने सारे बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस डाला गया है, ये बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। देखो कौन से? HRA का बेनिफिट गया, सेक्शन 10 14 में जो आपको अलाउंस का बेनिफिट वो गया। अगर आप MP MLA तो आपको अलाउंस का गया, क्लबिंग का बेनिफिट गया, SEZ का बेनिफिट गया, सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का बेनिफिट गया, इंटेंटिव अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन गया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख का वो बेनिफिट गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन गया। ये सब सेक्शन अपन ने PGPP में पढ़े हैं। साइंटिफिक रिसर्च गया, देखो सभी सेक्शन है। फैमिली पेंशन का डिडक्शन गया, मेन चीज़ ATC to ATU, ये सब डिडक्शंस गए। अभी आप बताओ गवर्नमेंट ने क्या किया है? इतने सारे आपके डिडक्शन अगर छीन लिए ना, तो आपका इनकम ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक आप 15 लाख के ऊपर चले जाओगे। अभी डिडक्शन क्लेम करते करते 15 के अंदर आ रहे हो, एंड यू आर पेइंग 30%। अब ये आप बताओ ATC to ATU हट गया, मतलब 1.5 लाख गया, मेडिक्लेम गया, ATTTA गया, तो इतने सारे एग्जामिशन हटाने के बाद आपका इनकम ऑब्वियसली 20-25 लाख तक पहुंच जाएगा। तो आप 15 तक टैक्स बचाओगे, बट उसके बाद आपका इनकम इतना बढ़ेगा कि अल्टीमेटली यू विल एंड अप पेइंग मोर टैक्स। तो ये स्कीम क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? कुछ ने आपके साथ बहुत बड़ा बद्दा मजाक किया है। तो इफ़ यू आस्क मी से इसमें ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, जिनका इनकम 14 लाख या उससे कम है, ये उन्हीं के लिए स्कीम फायदे का, अदरवाइज मत जाओ उसमें। मैं पूरा रिसर्च करके बैठा हूँ, दिस इज नॉट ए गुड स्कीम। क्यों नहीं, मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। सो ये हर बार आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स परमानेंट बेसिस पे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो बाद में अगर आपका इनकम बढ़ गया तो प्रॉब्लम में आप आओगे। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि मेरा इनकम स्टैग्नेंट है, नहीं बढ़ने वाला है, तो इस ओके, बट अगर अपना इनकम बढ़ने वाला है, प्रोग्रेसिव है, तो फिर ये स्कीम नॉट गुड। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। नाउ अभी नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन PPF, जो ATC में बेनिफिट मिलता है, वो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा इवन इफ यू ऑप्ट फॉर, मतलब PPF का बेनिफिट मिलेगा, मतलब ATC का PPF का डिपॉजिट का बेनिफिट निकल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ATC का नहीं मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट मिलेगा। मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट मिलेगा। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसका भी बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ATC हटने के बाद भी PPF का जो इंटरेस्ट है और मैच्योरिटी एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसका जो इंटरेस्ट है प्लस मैच्योरिटी, ये पहले भी एग्जेम्प्ट था और आज भी एग्जेम्प्ट रहेगा। प्लस ये सभी एग्जामिशन हट जाएंगे, लेकिन ये एग्जामिशंस मिलेंगे आपको, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। सो ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेचमेंट, देखा जाए तो ये सब सैलरी के रिलेटेड ही है। तो ये स्कीम मतलब मेजर चॉइस सैलरीड के लिए दिया। तो अगर आप सैलरीड हो तो ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेचमेंट, VRS, ये सब बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। ये अपन ने चैप्टर 3 में कवर किया है, वापस जाके पढ़ने की। चैप्टर 3 मतलब एग्जीक्यूटिव में, तो ये बेनिफिट मिलते रहेंगे। ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन है कि चलो आप इस स्कीम में आ गए, आप नहीं भेजेंगे कि इससे ऊपर आपका इनकम नहीं जाने वाला है, तो आपके अगर लास्ट ईयर कुछ लॉसेस वगैरह है कैरी फॉरवर्ड, तो होंगे कि नहीं होंगे? वो भी गए, वो भी नहीं होंगे। द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल HF कैलकुलेटेड, क्या लिखा है? विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, विदाउट एडजस्टिंग एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर। तो पुरानी ईयर के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, डेप्रिसिएशन थे, वो इस साल सेट ऑफ नहीं होंगे। Moreover, any loss under that income from house property cannot be set off with any other income under any head of income.
हाँ मतलब पुराने लॉसेस तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। देखो इफ सच लॉस और एडिशनल डेप्रिसिएशन पर्टेन टू एनी डिडक्शन अंडर द अबव सेक्शन। अभी देखो क्या लिखा है, ये आधा पढ़ा अपन ने यहाँ तक, ध्यान से सुनना। अभी अगले 2 लाइन जो है ना, ये 3 पार्ट में पढ़ाने वाला। मैंने पहला लाइन ड्रॉ किया, पहला 2 लाइन समझ लो क्या लिखा है कि यहाँ तक कि आपको पुराने जो लॉसेस उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कब नहीं मिलेगा, इफ सच लॉसेस और एडिशनल डेप्रिसिएशन पर्टेन टू एनी डिडक्शन अंडर द अबव सेक्शन। मतलब ये जो डिडक्शन दिस साल हो रहे हैं इससे रिलेटेड अगर है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ हो रहा है तो अनएब्सॉर्ब भी क्या होगा। हाँ तो ये जो सेक्शंस है इसके रिलेटेड अगर कोई आपके पुराने लॉसेस है, ये जो सेक्शंस है इसके रिलेटेड पुराने अगर आपको कोई लॉसेस है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो लैप्स हो जाएंगे। हाँ लेकिन अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो सेटअप होगा, बट वो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा, बाकी किसी इनकम के अगेंस्ट नहीं होगा। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एचपी लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, ये अपन ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में। अभी वैसे नहीं होगा। क्या बोलता है कि एचपी का लॉस सेटअप होगा, वो अलाउ करेंगे बट वो एचपी के अगेंस्ट ही करेंगे, लेकिन बाकी तो गए। मतलब ऊपर जो भी सेक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस डाले गए ना कि सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड लॉसेस का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या है। अब इसका मतलब क्या, सुनो। अभी ये प्रीवियस ईयर 2021 का अमेंडमेंट है। इमेजिन करो प्रीवियस ईयर 1920 में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया था, करेक्ट ना, तो उसका इफेक्ट आप दे सकते हैं। और तो 2021 का जो ओपनिंग बैलेंस है इट इज़ विदाउट डेप्रिसिएशन, तो 1 अप्रैल 2020 को उस ब्लॉक का वैल्यू आपको कम करके लेना है। हाँ वो वाला डेप्रिसिएशन चलेगा क्योंकि वो अनएब्जॉर्ब नहीं है, अपन रिकॉर्ड करना भूल गए। सब ऊपर क्या बोला है, अनएब्जॉर्ब मतलब रिकॉर्ड किया था बट प्रॉफिट वाज नॉट इनफ, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 1920 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया हो, ऐसा होगा नहीं, एग्जाम्पल करेक्ट ना, तो दिया है where unadjusted depreciation respect of block has not given full effect prior to। तो अगर किसी डेप्रिसिएशन को इफेक्ट देने का रह गया है तो वो आप दे सकते हैं 1 अप्रैल 2020 को, वो बैलेंस कम करके आपको लेना है, ठीक है। अच्छा एंड आपका इनकम ये डेप्रिसिएशन जो आला हो रहा है उसके बाद निकाला जाएगा। जो डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करने का भूल गए हो वो रिकॉर्ड करने के बाद आपका इनकम निकाला जाएगा। नाउ द मेन एडवांटेज यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, देखो रेगुलर लेक्चर में, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये अप्लाई नहीं होगा अगर आप ये स्कीम पे जाते हो। तो अपन ने पढ़ा था ना AMT अप्लाई होता है जिसमें आपको 18.5% टैक्स देना पड़ता है, याद है क्या, अपन ने पढ़ा था रेगुलर लेक्चर में। वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, आपको 2 तरह से टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, यही टैक्स देना है। नाउ अभी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप इस स्कीम में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि अगर आप इस स्कीम के लिए जा रहे हो तो उस साल का रिटर्न फाइल करने के पहले गवर्नमेंट को बताना है। मतलब एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न यू हैव टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट कि आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस अल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो देखो कैसे ऑप्ट करना है। पहला वो ऐसी चीज जिसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, प्रोफेशनल, मतलब आपके पेरेंट्स अगर सैलरीड है तो वो यहाँ पे कवर्ड है। देखो क्या बोला है, इफ एसएससी डज नॉट हैव बिजनेस प्रोफेशनल इनकम the option must be exercised along with the return of income for every previous year। every previous year, point to be noted, every मतलब आपको ऑप्शन दिया है, मतलब आप इस साल ऑप्ट इन कर सकते हैं, अगले साल ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यस दिस इज द गुड पॉइंट, मतलब आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन दिया है बट ऑप्शन अवेल करने के बाद कंपल्शन नहीं है। मतलब आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स सैलरीड है उन्हें कहा कि चलो इस साल ट्राई करते हैं अपन, ये स्कीम में जाके देखते हैं क्या होता है। अगले साल पता चला कि ये स्कीम बकवास है, विपुल सर ने लास्ट टाइम ही कहा था कि नहीं जाना चाहिए बट हमने सुना नहीं, और आप स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न फाइल करते समय फिर आप ATC वगैरह सब क्लेम कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन दिया है कि स्कीम में आना है या नहीं आना है, मतलब हर साल आप चूज कर सकते हैं। एक्स एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ही एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर अल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर AY 21-22। उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है। In this case, option is valid only for assessment 2021. For the next assessment year, he may or may not avail the option. Simple as that.
मतलब हर साल आपको गवर्नमेंट को बताना है, सिंपल, मतलब जिन लोगों के पेरेंट्स सैलरीड है उनको हर साल गवर्नमेंट को बताना है कि आप कौन से ऑप्शन में जा रहे हैं, नॉर्मल स्कीम या अल्टरनेट टैक्स रिजिम। इफ़ यू आस्क मी, नॉर्मल स्कीम इज़ बेटर, क्योंकि आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। एंड जिनका बिजनेस इनकम है उसके लिए थोड़े प्रोविजन चैलेंजिंग है, उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन नहीं दिया है। देखो क्या लिखा है, इफ एसेज एज अ बिजनेस प्रोविजन इनकम दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज फॉर एनी प्रीवियस ईयर। अभी ये वर्ड ध्यान दो, एनी का मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने अमेंडमेंट 20-21 में लाया है प्रीवियस ईयर, तू 20-21 में मत आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21-22 में मत आ, 22-23 में आ, पर तू जब भी आएगा वो उसके आगे परमानेंट रहेगा, विड्रॉ नहीं कर सकता तू। हाँ, मतलब आने के पहले तू 10 बार सोच। सैलरीड वाले लोग चांस ले सकते हैं कि चलो इस बार ट्राई करके देखते हैं, अगले साल अपन आउट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को बोला कि भाई तुम सोच के ट्राई करो, क्योंकि एक बार इस स्कीम में आ गया देयर इज नो रिवर्स गियर। फॉर सैलरीड देयर इज अ एवरी ईयर देयर इज अ रिवर्स गियर, यू डोंट हैव एनी रिवर्स गियर। और आपको एंट्री पॉइंट भी आपके हिसाब से दिया, गवर्नमेंट ने फ्रीडम दिया है, तो आप क्या करो, जिन बिजनेसमैन ने ये स्कीम में गए उनकी हालत देखो, क्या ऑब्जर्व करो एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। सो काफ़ी सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हमने तो बोला है कि आप क्लेम ही मत करो, बिजनेसमैन का बहुत नुकसान है। नॉर्मल स्कीम इज एनी टाइम बेटर, इसमें इतने सारे बेनिफिट्स गायब हो जाते हैं, मतलब ही नहीं है। आपका ओवरऑल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपका 15 लाख का इनकम जो पहले 20 लाख था वो अभी 25 लाख हो जाता है। तो आप 5 से 10 लाख जो बचाते हैं ना, वो गवर्नमेंट 20 से 25 लाख में कवर करती है। 5 लाख से 15 लाख गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया ना, हाँ, तो बट आपका इनकम जो 20 था वो 25 हो जाता है, तो ऊपर का जो 5 लाख उसमें गवर्नमेंट 30% करके कवर कर देती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के साजिश की है, आप उसके बली मत पड़ो। तो बिजनेस को बोला कि भाई तेरे को इस साल ऑप्ट नहीं करना है तू, बट जब भी ऑप्ट करेगा वो परमानेंट रहेगा। वंस द इंडिविजुअल एचयूएफ हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन ऑफ लोअर टैक्स रिजिम इट रिमेन वैलिड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। इट देखो वैलिड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। However, the option cannot be withdrawn. ऑप्शन विड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केस में होगा। कब? अरे मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया तो। मतलब आपको ऑप्शन ऑप्ट आप कभी भी कर सकते हैं अमेंडमेंट के बाद, बट एक साल आपने ऑप्ट किया तो वो बाय डिफॉल्ट सब्सिक्वेंट ईयर अप्लाई होगा एंड बाहर आ सकते हैं अगर बिजनेस बंद किया तो ही। इफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ फेल्स टू सेटिस्फाई अबव कंडीशन इन सब्सिक्वेंट ईयर, ऊपर के कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो उसका ऑप्शन इनवैलिड हो जाएगा एंड फिर वो नॉर्मल स्कीम में अगेन शिफ्ट हो जाएगा। देन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फॉर सैलरीड पीपल आपको पता है कि जितने भी लोग सैलरीड है उनका टीडीएस एम्प्लॉयर कट करता है, तो आपको एम्प्लॉयर को पहले बताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या देखो, एम्प्लॉय का टीडीएस कट होता है ना, तो एम्प्लॉयर को पहले ही बताना पड़ेगा कि वो नॉर्मल स्कीम में है या अल्टरनेट टैक्स रिजिम में है, क्योंकि दोनों के लिए टैक्स रेट्स अलग अलग है। यहाँ पे एटीसी मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो नाउ देयर आर 2 टैक्स रेट्स एप्लीकेबल, इधर नॉर्मल स्कीम जो अपन ने आज तक पढ़ा है या अल्टरनेट टैक्स रिजिम। सो आपको एम्प्लॉय को पहले ही बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को। CBDT वाइल्ड सर्कुलर डेटेड 13 अप्रैल 20 has clarified that an employee can opt for the lower tax regime under 115 BSE by intimating the same to the employer of such intention for each previous year। क्योंकि सैलरीड को ऑप्शन दिया हर साल, तो हर साल आपको उनको अप्रैल में ही बताना पड़ेगा हम कौन से स्कीम में हैं। अपॉन सच इंटीमेशन द डिडक्टर शैल कंप्यूट द टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ 115 ABC। एंड अगर आपने उनको बोला तो फिर 115 ABC नहीं, BSE के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, नहीं तो नॉर्मल स्कीम्स के हिसाब से टैक्स निकालेंगे। The following point should be noted. The above intimation to the employer shall be only for the purpose of TDS and cannot be modified during the year। एक बार आपने उनको बता दिया तो बीच में चेंज करना अलाउड नहीं है। ये ऑप्शन ईयर टू ईयर चेंज होगा, इन बिटवीन चेंज नहीं होगा। Such intimation to employer does not amount to exercise option by concerned employee under 115। मतलब खाली एम्प्लॉयर को इंटीमेट करके नहीं होगा, आपको रिटर्न फाइल करते समय जो आपका कंप्लायंस का पार्ट है वो भी करना पड़ेगा। मतलब एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न यू हैव टू इंटीमेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर यू हैव टू इंटीमेट एम्प्लॉयर ऑल्सो। एम्प्लॉयर को आपने बता दिया मतलब गवर्नमेंट को बताया, ऐसा नहीं। तो आपको रिटर्न फाइल करते समय ये बताना ही पड़ेगा, दोनों 2 जगह पे इंटीमेशन देने पड़ेंगे, एक एम्प्लॉयर को एंड रिटर्न फाइल करते समय गवर्नमेंट को। ठीक है,
तो ये दिया है, ये क्वेश्चन दिया है मैंने जो आपको सॉल्व करना है। देखो क्या दिया है, एक्स एज 37 ईयर, बिजनेसमैन, इज इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2020 बिजनेस इनकम 14 लाख है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 21,000 है, तो इसका 80 TTA में बेनिफिट मिलता है, एंड सीनियर सिटीजन है तो 80 TTB में मिलता है, वो नए स्कीम में नहीं मिलेगा। ये एनुअली कॉन्ट्रीब्यूट 1,50,000 टुवर्ड्स PPF, ये ATC में मिलेगा। एक्स वांट टू नो वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर अल्टरनेट टैक्स रिजिम और नॉट। तो देखो दो ऑप्शन है, एक एग्जिस्टिंग एंड एक अल्टरनेट। इनकम 14 लाख दिया है, इंटरेस्ट मिला 21,000 का, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। अभी देखो यहाँ पे देखो ये अमेंडमेंट है, ATC भी ब्लॉक है और 80 TTA भी ब्लॉक है। अपन ने पढ़ा था ऊपर ही कि जो स्कीम में आएगा उसके लिए ATC टू ATU के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये 150 मिलेगा और इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,000 तक मिलता है, तो आपका इनकम इतना आएगा, एंड फिर इस इनकम पे अपने टैक्स निकाला है, तो 14,21,000 पे नए टेबल के हिसाब से टैक्स निकालना पड़ेगा। 1261 पे तो इतना ही आएगा, चलो अपन निकालते हैं। न्यू स्कीम में आपका इनकम है 14,21,000, तो पहले ये टैक्स निकालो। ये तो पुरानी स्कीम के हिसाब से ये आएगा 12,500, वन 9800। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेट आपको लिखने पड़ेंगे अलग अलग। टेक टोटल देखो कितना आ रहा है, $167,750 इतना टैक्स रेट आएगा। ठीक है, तो ये न्यू स्कीम है।
अच्छा, रिबेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि 5 लाख के ऊपर इनकम है। सो दीज आर द न्यू रेट्स। फिर मैंने सरचार्ज तो नहीं आएगा। अच्छा, सरचार्ज के लिए कोई वो एज इट इज होगा सरचार्ज, उसमें कुछ दो नहीं, मतलब जो अमेंडमेंट वाला सरचार्ज है वही है, वो दोनों स्कीम में उसके हिसाब से लगेगा। एंड ये आ रहा है फाइनल, तो यहाँ पे ये स्कीम ऑप्ट करना बेटर है। 174,460 टैक्स है। मैंने आपको कहा था जिनका इनकम 15 लाख से कम है उनके लिए फ़ायदे का है, 15 लाख से ऊपर तो फिर इनकम ये स्कीम फ़ायदे का नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक टैक्स रेट्स के अमेंडमेंट्स थे। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। अच्छा, इसके आपके मेरे नोट्स आपके पास ऑलरेडी रहेंगे पुराने, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं हुआ है ना। असेसमेंट ऑफ कंपनी LLP एंड नॉन रेजिडेंट में अमेंडमेंट हुआ है। ये पहला अमेंडमेंट अपन ने ऑलरेडी कवर किया टर्नओवर का। अच्छा, दीज आर द स्पेशल टैक्स रेट्स, ये आपको ध्यान में रखना, मैंने कहा था ना दीज आर द स्पेशल टैक्स रेट्स, तो ये एज इट इज रहेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है 15%, ओनली लॉन्ग टर्म गेन है तो 20 या 10% है, 112 है STT पेड वाला 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर 10%, कैजुअल इनकम 30% एंड अनएक्सप्लेन इनकम अनएक्सप्लेन अमाउंट उसके ऊपर 60%। तो ये जस्ट पढ़ के रखना, यहाँ तक तो कोई अमेंडमेंट नहीं, ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी कवर किया है। नाउ ये आपको पढ़ के रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये अमेंडमेंट मैंने लास्ट टाइम ही पढ़ा है, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, करेक्ट ना। 115BAB एंड 115BAA, इसमें टैक्स रेट्स गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं और कम कर दिए 15 और 22। मतलब अभी डोमेस्टिक कंपनी के लिए 4 टैक्स रेट, ध्यान से सुनना, 15, 22, 25 और 30। आई रिपीट, 15, 22, 25 और 30। तो ये 15, 22 के कंडीशंस यहाँ पे दी है। तो ये अपन, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, ये मैंने पूरा नोट्स में भी है, ये आप एक बार बस उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट के लिए पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन 115BAB, और ये दोनों डोमेस्टिक कंपनी के लिए है। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए बोलो, कंपनी के लिए 4 टैक्स रेट्स है, अगर वो 115BAB में कवर्ड है तो 15%, BAA में बोला है तो 22%, नहीं तो वो 25% वाला है एंड 30% है। अभी डाउट रहेगा सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अगर आपको टर्नओवर दिया है लेस देन 400 करोड़ है तो फिर वो आप 25% में हो, एंड अगर ये बोला है कि वो 15% या 22% से टैक्स दे रहे तो आप इस स्कीम में हो। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ टैक्स रेट। अगर बोला है कि दिस कंपनी इज पेइंग टैक्स एट रेट ऑफ 15% तो इसके हिसाब से होगा, 22 है तो इसके हिसाब से होगा, करेक्ट ना। या फिर बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 15% मैन्युफैक्चर के लिए और ये किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए 22% है, बट उसके अलग अलग कंडीशंस है, आपको बहुत सारे बेनिफिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो नाउ डोमेस्टिक कंपनी के लिए आई गॉट नाउ 4 ऑप्शंस, 15, 22, 25 और 30। एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया है सर तो 30% अप्लाई करना है, जो अपना स्टैंडर्ड है। कुछ भी नहीं दिया तो 30%, अगर टर्नओवर दिया 400 से कम है तो 25%, एंड अगर ये सेक्शन दिया तो 15 तो 22। तो कैसे आइडेंटिफाई करने मैंने बता दिया आपको, अब इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये अमेंडमेंट नहीं है, अपन ने ऑलरेडी लेक्चर में लास्ट टाइम पढ़ा था, ये मैंने दिया है, आप उसको पढ़ लेना क्योंकि 2019 का अमेंडमेंट है ये। ना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में दोस्तों कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है, ये एज इट इज ही है। तो 15% रेट था वही है सब, खाली अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है, डिविडेंड में मेजर अमेंडमेंट हुआ है। ध्यान से सुनना, भी डिविडेंड में अमेंडमेंट क्या मैं आपको पहले बताता हूँ। अपने को डिविडेंड 3 लोगों से मिलता है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इनसे जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये पहले से वैसे ही है।
ठीक है। ये जो डिविडेंड था ये बिफोर अमेंडमेंट ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल था एंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या था, एग्जेम्प्ट था। एंड कौन सा टैक्स लगता था उनको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन सा टैक्स लगता था उनको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उनको लगता था। तो ये था प्रोविजन बिफोर अमेंडमेंट, ठीक है ना। आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है, अब ये पूरा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया 1/4/2020 से, 1 अप्रैल 2020 से पूरा। एंड डीडीटी रिमूव्ड, तो अपन ने जो डीडीटी के वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, याद है ना, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी, वो सब अभी हट गए। डिविडेंड का एक भी न्यूमेरिकल अभी आपको इस साल से एग्जाम में नहीं आएगा, सब लोग खुश हो गए। सो डीडीटी हट गया ना, अपने हाथ में पूरा टैक्सेबल है एज पर द नॉर्मल रेट्स, टैक्स रेट एज पर द एसएससी। मतलब एसएससी इंडिविजुअल है तो स्लैब, कंपनी है तो 30%, फॉरेन कंपनी तो 40%, तो रिसिपेंट के लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो अप्लाई होंगे। एंड डीडीटी हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि अभी कंपनी के हाथ में टैक्स है ही नहीं तो डीडीटी की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। नाउ एक ओल्ड सेक्शन था, याद है, सेक्शन 115 BBDA, 1420 से उसको भी रिमूव किया दिया है। वो सेक्शन क्या करता था, शेयर होल्डर को 10 लाख का एग्जाम्पशन देता था, क्योंकि पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था एंड शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख तक एग्जाम था, उसके ऊपर टैक्सेबल था। अभी इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि फुल अपने हाथ में टैक्सेबल है। सो 115 BBDA क्या करता था कि शेयर होल्डर को जो एग्जाम्पशन था ये 10 लाख तक एग्जाम्पशन देता था, बट नाउ अभी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम था, अभी 1-1 रुपये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो ऑटोमेटिकली 115 BBDA की अभी कुछ भी जरूरत नहीं है, उसको पूरा हटा दिया गया है। इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड नाउ, इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं है। इज दिस क्लियर? मैं क्या बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली। तो ये भी सेक्शन हट गया जो आपने पहले पढ़ा था। तो अभी सभी डिविडेंड अपने हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, डीम डिविडेंड भी अपने हाथ में टैक्सेबल है। पहले क्या होता था, डीम डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होते थे, अभी वो भी अपने हाथ में टैक्सेबल होगा, हर एक डिविडेंड अपने हाथ में टैक्सेबल होगा। तो ये अमेंडमेंट आप चाहे तो लिख के रखना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें मैंने मेजर चीज़ें आपको लिख के दी है, मैं पढ़ने वाला हुई, बट फिर बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो, आप लिख लो आप ये सब। हो गया, चलो ना देखो, ना डिविडेंड देखो। अभी देखो ये जो था डीम डिविडेंड क्लॉज ABCD, ये अभी अपने हाथ में टैक्सेबल होगा, ये भी अपने हाथ में ही था पहले से, ई वाला अपने हाथ में था, इसका रेट 30% अभी वैसा है, ये एज पर स्लैब होंगे, तो ये अमेंडमेंट हुआ है। तो क्लॉज ABCD जो कंपनी टैक्स भरती थी डीम डिविडेंड, अभी हर एक डिविडेंड अपने हाथ में टैक्सेबल होगा, खाली इसका रेट अभी भी 30% है और इसका रेट नॉर्मली रहेगा।
तो ये क्लॉज ABCD आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है, खाली ये जो पहले ABCD पे कंपनी टैक्स देती थी वो अभी अपन नहीं देंगे, तो ये एक बार पढ़ के छोड़ दो, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये 115, अच्छा DDT हटा दिया, अभी आपको शॉर्टकट पहले आता था, राइट टू नोट ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, हटा दिया, DDT हट गया। 115 BBD अभी क्या है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है ना, अच्छा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कि मैं जस्ट कवर किया। 115 BBD है, क्या था, अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अपने को डिविडेंड मिलता है तो उस पर अपन पहले टैक्स देते थे, वो अभी भी अपन टैक्स देंगे, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 15%। तो ये अमेंडमेंट नहीं, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए दिया है, क्योंकि आपको डाउट आ गया सर इसका क्या होगा, तो मैंने कुछ रिलेवेंट सेक्शन कवर किए हैं। तो ये पुराने नोट्स के हिसाब से सेम है, मतलब इसमें अमेंडमेंट नहीं है, तो ये आप पढ़ लेना। देन ये BBD है जो अपन ने लिखा ना, वो हटा दिया गया, BBD है, ठीक है। क्यों हटा दिया, क्योंकि पहले शेयर होल्डर को 10 लाख का एग्जम्पशन था, क्योंकि कंपनी टैक्स देती थी, अभी पूरा टैक्स अपने को देना, तो 10 लाख का एग्जम्पशन हटा दिया है। नाउ ये नया सेक्शन लाया गया है, ये इंसर्ट किया गया, ये अमेंडमेंट नहीं है, तो ये मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा है। तो ये ATM क्या है पहले समझ लो, हेडिंग है इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, तो पहले आपको समझना पड़ेगा इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या। देखो विथ एड फ्रॉम AY 21-22 नया अमेंडमेंट है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयरहोल्डर फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर, बराबर है। टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ATM हैज बीन इंसर्टेड, मैं बता तो लॉजिक पहले पढ़ते हैं। एसएससी इन्वेस्टर इज अ डोमेस्टिक कंपनी, इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, dividend distributed by investor company to its own shareholder before the due date 1 month prior to date of furnishing return of income। मतलब ऐसे इन्वेस्टर कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब ये उसी इन्वेस्टर के लिए एप्लीकेबल है। अगर इन्वेस्टर कौन है, मतलब एक कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी के शेयर्स लिए तो ही ATM अप्लाई होगा, ध्यान सुनना, ATM अप्लाई कब होगा, इन्वेस्टर मस्ट बी डोमेस्टिक कंपनी, तो ही कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। मैं लॉजिक बताता हूँ, बट ध्यान में रखना कि इन्वेस्टर मस्ट भी डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। तो डोमेस्टिक कंपनी इन्वेस्टर है, उनको डोमेस्टिक कंपनी से मिला है डिविडेंड, फॉरेन कंपनी से मिल सकता है या किसी बिजनेस ट्रस्ट से भी डिविडेंड मिला है। देन ये जो डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर कंपनी, ये उन्होंने उनके शेयर होल्डर को दिया है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, करेक्ट ना। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन है इसमें से कैस्केड इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, ये हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अपने को समझना है कि कहाँ पे हो रहा है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे देखना है कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखो देखो डबल डिडक्शन कैसे हो रहा है, ध्यान दो आप सब लोग। लेट्स से ये है एक्स लिमिटेड, उनका XYZ अमाउंट का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। लेट्स से नेट प्रॉफिट 20 करोड़ है, उसमें से वो टैक्स पे करके अमाउंट आएगा, और उस टैक्स में से वो पे करेंगे, और टैक्स पे होने के बाद आएगा पैट, एंड पैट में से अपन पे करेंगे डिविडेंड, ठीक है। फिर ये डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को, करेक्ट ना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द एसएससी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, इन्वेस्टर कंपनी, मतलब जिसने इन्वेस्ट किया वो डोमेस्टिक कंपनी है, करेक्ट ना। हाँ, नाउ इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, मतलब क्या हो रहा है देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें उनका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, एंड प्लस डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनी भी इंक्लूड है। मतलब उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, तो उनसे डिविडेंड मिला है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, उस कंपनी में भी टैक्स दिया है, उस कंपनी ने टैक्स देने के बाद डिविडेंड दिया है, और वो डिविडेंड इनको मिला है, और इनके इनकम ऐड होकर वापस टैक्स लग रहा है, तो ये टैक्स 2 बार लग रहा है। मतलब इस 20 करोड़ में जो डिविडेंड है उस पर उस कंपनी ने भी टैक्स दिया है और ये भी टैक्स दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज डिविडेंड इज पेड आफ्टर पैट।
मतलब जिस कंपनी ने डिविडेंड दिया है उनके इनकम में पहले टैक्स लगा है और उनके पैट में से डिविडेंड आया है और ये डिविडेंड पे ये भी टैक्स दे रहे हैं, तो एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है। इसलिए डोमेस्टिक कंपनी जो इन्वेस्टर कंपनी है उनको डिविडेंड का एग्जम्पशन मिलेगा। बट कंडीशन क्या है, हाँ देखो क्या है, अभी डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी टू इट्स ओन शेयरहोल्डर बिफोर द ड्यू डेट 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ, हाँ उन्होंने, उनको बेनिफिट कब मिलेगा, उन्होंने अगर उसी साल वो डिविडेंड उनके शेयरहोल्डर को दिया है तो ही बेनिफिट मिलेगा, अगले साल देंगे तो नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो वही दिया देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी टू शेयरहोल्डर बिफोर द ड्यू डेट 1 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न ऑफ इनकम। तो उनका इनकम कंपनी का जब रिटर्न फाइल होगा, वो रिटर्न फाइल होने के 1 महीना पहले उन्होंने वो डिविडेंड किसको बांटना चाहिए, शेयरहोल्डर को बांट देना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली इनकम वो शेयरहोल्डर का हुआ है, वो टैक्स देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी पे टैक्स दे रही है, जिसने डिक्लेयर किया वो भी टैक्स दे रहे हैं, जिनको मिला वो भी टैक्स दे रहे हैं, फिर शेयरहोल्डर को मिलेगा तो वो भी टैक्स देंगे। तो इस कंपनी को लूप से हटाया गया है। तो वो कंडीशन क्या, उन्होंने वो शेयरहोल्डर को देना चाहिए। अच्छा, वर्ड डिक्लेयर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है, मतलब खाली डिक्लेयर करके नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी। तो यहाँ पे दिया देखो, ओनली डिक्लेरेशन इज नॉट इनफ, ये पे होना भी क्या है, जरूरी है। दैट्स इट, ठीक है। सो ये इतना छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। देन अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, टैक्सेशन ऑफ फॉर्म में कोई अमेंडमेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट में अमेंडमेंट है बट विथ रिस्पेक्ट टू और सिलेबस देयर आर नो अमेंडमेंट्स। गार में कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन में कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसमें भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुआ, इसमें खाली टैक्स रेट में चेंज हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। देन इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, इसमें गिफ्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है, ये खाली न्यू सिलेबस के लिए है। क्या गिफ्ट में अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे हुआ है। गिफ्ट में जो कैटेगरी सी था, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट इज एक्वायर्ड फॉर, मैं पहले अमेंडमेंट क्या बताता हूँ मैं आपको, गिफ्ट में अमेंडमेंट क्या हुआ है। गिफ्ट में अपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है फॉर 30 लाख, तो अपन क्या करते थे, उसको कंपेयर करते थे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, करेक्ट ना। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन पहले देखते थे 105% से ज़्यादा है तो फिर अपन निकालते थे डिफरेंस, एंड डिफरेंस 50 के ऊपर तो टैक्स भरना पड़ता था। तो अभी ये 110% किया गया है। कितना किया गया है, 110%। मतलब लेट से इमेजिन करो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है। सो ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ये पहले अपन क्या करते थे, 30 लाख का अगर 105% से ज़्यादा होता था तो ही गिफ्ट का प्रोविजन अप्लाई होता था, एंड फिर 50 का एग्जामिशन मिलता था। क्या हम पहले करते थे, जिस रेट में मैंने खरीदा है उसका 105% किया जाता था, उससे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर वो गिफ्ट का प्रोविजन अप्लाई होता था। अभी वो 110% किया गया है। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ 30 लाख। दिस शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ 30 लाख। तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे गिफ्ट माना जाएगा, यहाँ पे गिफ्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये 30 लाख का 110% एग्जैक्टली 33 लाख हो रहा है। हाँ, पहले ये 105 करते थे अगर आपको याद है, अभी 110 करना है, एंड 30 लाख का 110% कितना होता है, 33 लाख, तो 35 से ज़्यादा है, तो फिर गिफ्ट कितना मानेंगे, डिफरेंस बिटवीन 35 लाख एंड 30 लाख। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज़्यादा है तो क्या फॉर्मूला था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल कंसिडरेशन, उसका डिफरेंस, ये 5 लाख है, ये डिफरेंस भी 50 के ऊपर होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें देखना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ऊपर होना चाहिए, एंड फिर जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड हाउस प्रॉपर्टी परचेस, डिफरेंस बिटवीन 110 का डिफरेंस नहीं लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड जिस रेट पे अपने घर पर खरीदी किया है उसका डिफरेंस अगर 50,000 के ऊपर है तो ये इनकम, ये गिफ्ट माना जाएगा, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ पे 5 लाख आपका इनकम माना जाएगा, यहाँ पे कुछ भी इनकम नहीं माना जाएगा। तो आपने जो लास्ट ईयर 105% बढ़ा था वो अभी 110% हुआ है, बस उतना ही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल अमेंडमेंट हुआ गिफ्ट में।
बाकी डिडक्शंस में एज सच अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। अपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा ना अल्टरनेट टैक्स रिजिम, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम के लिए जाते हो तो आपको ये सभी सेक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो वही दिया बार बार, नया कुछ भी नहीं है कि अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम के लिए जाते हो तो आपको ये सेक्शन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बस खाली एक सेक्शन है ATEEA जहाँ पे आपको हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलता था। अगर आपका लोन 1920 में अगर अप्रूव हुआ है तो अब इसको बढ़ा के 1 साल एक्सटेंड करके 2021 में किया है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा राहत देने की कोशिश की है। तो आपको जो ATEEA में जो पहले बेनिफिट मिलता था वो खाली 1920 तक था जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ाया था, अब इसको एक्सटेंड करके 21 तक कर दिया गया है। देन वही है, ये वही अमेंडमेंट्स है, ये सब वही लिखा है कि अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजिम के लिए जाते हो तो ATC to ATU कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सेम अमेंडमेंट्स यहाँ पे भी है। अच्छा, खाली ये जो ATGG है, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये ATGG क्या है, अगर आप इन 4 ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हो तो आपको ATGG बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट उन बिजनेसमैन के लिए नहीं है जो उनके लिए नहीं है जो PGPP में कवर्ड है, क्योंकि जो PGPP में कवर्ड है, याद करो, इनको सेक्शन 35 में बेनिफिट मिलता है फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी सेक्शन 35 में बेनिफिट दिया गया है। ये वो छोड़ के अगर कोई है तो उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, करेक्ट ना। तो ये जो मतलब सैलरीड वाले ने अगर बेनिफिट इनको पैसा दिया इन 4 लोगों को तो उसको बेनिफिट मिलेगा, पूरा डिडक्शन मिलेगा। बट कंडीशन क्या डाला गया कि 2000 के ऊपर अगर है तो कैश में नहीं चलेगा, इट मस्ट बी ऑनलाइन। बस बाकी कुछ पढ़ने का काम नहीं आपको। एंड यहाँ पे वही अमेंडमेंट हुआ है कि अगर अल्टरनेट टैक्स रिजिम के लिए जाते हैं तो ये भी बेनिफिट हट जाएगा। यहाँ पे वही है, तो ये पूरे सेक्शन 80 में वही अमेंडमेंट हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है कि इफ़ यू गो फॉर अल्टरनेट टैक्स रिजिम, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये ATM मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। तो बस बाकी ये सब कुछ एंड तक वही है। एंड यहाँ पे अपने अमेंडमेंट्स कवर होते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं, 1 घंटे के 1.5 के अमेंडमेंट्स है, तो उतना एक बार आप पढ़ लो, जो ज़्यादा टेंशन मत लो। इस बार इतने सारे अमेंडमेंट्स नहीं है, शायद कोविड की वजह से आप बच गए। मतलब अमेंडमेंट्स है बट आप इंस्टीट्यूट का भी देख लेंगे ना, फाइल 20-25 पेजेस का सब मिला के है, DT GST कस्टम सब मिला के, तो उससे अपन ने ज़्यादा ही पढ़ा है। कस्टम में भी इतने कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, तो जो मैंने आपको पढ़ा है वो मोर देन इनफ है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है, बच्चे इधर उधर बहुत देखते हैं, आप इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट देख लो, उसके हिसाब से मैंने सब कवर किया। अमेंडमेंट तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो बोला है उतने अपन ने सब कवर किया है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।